हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार बताइए कमेंट कर कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सही होंगे और अपनी तैयारी जो है वो सही ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम वंदे भारत सीरीज चला रहा हूँ मैं, जिससे कि अब बायोलॉजी की जो है वो क्लास नंबर 3 है। इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें हम वसाएँ पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे और प्रोटीन पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक हम क्लियर करेंगे, जो कि छोटे छोटे टॉपिक हैं। A to Z इन्फॉर्मेशन के साथ हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। और आपसे एक निवेदन है सिर्फ कि आप क्लास को पूरा ज़रूर देखे करें, उसके बाद डिसाइड करें कि कंटेंट में दम है या नहीं है। आप क्लास को पूरी नहीं देखते हैं, ये आपकी गलती है। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, फिर भी आप जो कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे हो। तो आपसे निवेदन है कि क्लास पूरी ज़रूर देखें। तो आइए देरी ना करते हुए हम क्लास नंबर 3 को देखते हैं। पहला टॉपिक है बसाएँ। बसाएँ यानी फैट्स। फैट्स को कैसे पढ़ेंगे हम? देखिए ये इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड होते हैं। ये क्या होते हैं? बसाएँ जो होती हैं वो ट्राइग्लिसराइड होती हैं। इसमें क्या क्या होता है ट्राइग्लिसराइड में? ये कैसे बनता है? तो एक जो है वो ग्लिसरॉल और 3 अणु बसीय अम्ल के, ये 3 अणु बसीय अम्ल के होते हैं इसमें, और एक जो होता है वो ग्लिसरॉल का होता है। तब ये जाकर एक ट्राइग्लिसराइड बनता है। आइए देखते हैं। यह जो है एस्टर बंध के द्वारा जुड़ते हैं। किसके द्वारा? ये पूछ लेता है किस किस कौन सा बॉन्ड होता है इनके बीच में। मतलब ये एक ग्लिसरॉल को जो अणु और 3 अणु जो है वो बसीय अम्ल के जो हैं ये किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? तो ये एस्टर बंध से जुड़ते हैं। बंध को ही हम बॉन्ड कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। बसाव के कार्य। देखिए बसा का क्या काम कर रहा होता है? ये ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। एक एक ग्राम वसा जलाने पर, यानी शरीर में जो वसा जलती है, मतलब खर्चे होती है, उसको जलना ही बोलते हैं। तो 1 ग्राम वसा जलने पर 9.2 से 9.3 किलोग्राम कैलोरीज मिलती है हमें। कैलोरी मतलब एनर्जी को जो नापते हैं वो कैलोरी में मापते हैं। आइए आगे देखते हैं। वसा का जवाब। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। यह है वसा का भाग जो है वो शरीर में बसीय ऊतकों में होता है। यानी ये जो बसीय ऊतकों में होता है, ये वसा जो कहाँ पर होती है? बसीय ऊतकों में बसी होती है ये त्वचा के नीचे होते हैं बसीय ऊतक। आइए आगे देखते हैं। वसाओं के 2 प्रकार होते हैं। एक होती है संतृप्त वसाएं, दूसरी होती है असंतृप्त वसाएं। संतृप्त वसाएं देखते हैं हम। इसमें एकल बंध उपस्थित होते हैं, यानी कार्बन जो है वो कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये क्या होते हैं? एकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी इसमें क्या होते हैं? एकल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। इन्हें हम बुरी वसाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुरी वसाएं भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है बुरी वसाएं किसे कहते हैं, तो ये कैसे कहते हैं? संतृप्त वसाओं को ही कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। इन्हें हम LDL भी कहते हैं। क्या? LDL का मतलब क्या होता है? लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन। क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन भी कहते हैं हम इसे। अब क्या रखना है इसके बारे में फैक्ट याद? ये कमरे के तापमान पर तरल रहती है, संतृप्त वसा जो होती है, और कम तापमान पर ये ठोस बन जाती है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल होता है घी, डाल्डा, आइसक्रीम, सॉस। आपने देखा होगा, घी तो सबने ही देखा होगा, जब ठंड के दिन होते हैं, कम तापमान होता है तो वो जम जाता है। अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरी जो है वो असंतृप्त वसाएं। असंतृप्त वसाओं के बारे में क्या? इसमें द्विबंध होती है या त्रिबंध होती है। इसमें मतलब 2 बॉन्ड होते हैं उपस्थित या 3 बॉन्ड उपस्थित होते हैं। इन्हें हम अच्छी वसाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छी वसाएं भी हम इन्हें कहते हैं। इन्हें जो जानते हैं हम वो HDL के नाम से जानते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन कहते हैं इन्हें। ये हमेशा जो है वो तरल होती हैं। क्या होती है? ये हमेशा जो है वो तरल होती हैं। एग्जाम्पल रिफाइंड का तेल या वनस्पति तेल, जो कि वनस्पति तेल होता है, मतलब कि जैसे जो फसल होती है उनका तेल। आइए आगे देखते हैं। एक मछली के तेल में जो होता है वो ओमेगा फैटी अम्ल होता है। क्या होता है? मछली के तेल में पूछ लेता है तो ये होता है ओमेगा फैटी अम्ल, जो कि असंतृप्त वसा के अंतर्गत आता है।
अच्छा, अखरोट में जो होता है वो होता है ओमेगा 6 फैटी अम्ल। क्या होता है? ओमेगा 6 फैटी अम्ल होता है। ये भी असंतृप्त वसा का उदाहरण है। आइए आगे देखते हैं हम। एक टॉपिक क्लियर हो गया। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं बस आपके एग्जाम में। आगे है प्रोटीन। प्रोटीन को हम कैसे पढ़ेंगे? प्रोटीन में जो है वो किस किस के अणु होते हैं, किस किस के अणुओं से बनकर बनती है प्रोटीन? तो ये होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये 5 अणु होते हैं जिससे कि प्रोटीन बनती है मिलकर। खोज किसने की थी? तो ये मोल्डन ने की थी। प्रोटीन की खोज किसने की थी? मोल्डन ने। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रोटीन तो मोल भी मिल जाती है मेडिकलों से, जब जिम वगैरह जाते हैं, जिम वाला देता है मोल, ऐसे याद कर सकते हैं। शब्द जो दिया था वो बर्जिलियस ने दिया था। किसने? प्रोटीन का शब्द जो दिया था वो बर्जिलियस ने दिया था। इसे हम एमिनो अम्ल के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल भी इसे हम कहते हैं। इसमें बॉन्ड जो होता है वो पेप्टाइड, क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्या होता है? पेप्टाइड बंध, यानी पेप्टाइड बंध होता है। यानी आपसे पूछ लेता है जो है वो प्रोटीन में कौन सा बंध होता है, तो वो होता है पेप्टाइड। मतलब जो अणु जो होते हैं वो किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, इसका मतलब ये है। इसका कार्य क्या होता है प्रोटीन का? ये करती है बॉडी की मरम्मत। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जिम में जब जाते हैं वो प्रोटीन देता है तो बॉडी मोटी हो जाती है, मसल्स, यानी कि बॉडी की मरम्मत होती है। आइए आगे देखते हैं। इसे हम शरीर की मरम्मत करने वाले पोषक पदार्थ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? शरीर की मरम्मत करने वाले पोषक पदार्थ ही हम कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रोटीन के भी क्या होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। क्या? प्रोटीन के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल। क्या होता है? आवश्यक अमीनो अम्ल, जो कि हमें भोजन से प्राप्त होता है। भोजन हमारे लिए आवश्यक है, ऐसे याद कर सकते हैं, जो कि हमें भोजन से मतलब प्राप्त होता है। ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है 9 प्रकार का। कौन सा? आवश्यक अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 9 प्रकार के। दूसरा जो होता है वो होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। क्या होता है? अनावश्यक अमीनो अम्ल। इन्हें हमारा शरीर जो है वो स्वयं बना लेता है। क्या बना लेता है? इन्हें हमारा शरीर स्वयं बना लेता है। यह जो होते हैं 11 प्रकार के होते हैं। आइए आगे देखते हैं। एक होती है केराटिन प्रोटीन। क्या होती है? केराटिन प्रोटीन। ये बाल और नाखून में होती है। क्या होती है? हमारे बालों में भी प्रोटीन होती है और नाखूनों में। कौन सी? केराटिन प्रोटीन। एक होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये पाई जाती है अंडे में। क्या? कौन सी? एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ पर पाई जाती है? अंडे में पाई जाती है। एक होती है कोलेजन प्रोटीन। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है त्वचा में। यह प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है हमारे शरीर में। त्वचा हमारी सबसे, पूरे शरीर में जो बना है वो त्वचा से बना है, तो सबसे अधिक भी प्रोटीन होगी इसमें। आइए आगे देखते हैं। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होती हैं वो पेशियों में होती हैं। पेशी किसे कहते हैं? पेशी कहते हैं जिसमें हड्डी नहीं होती, मांस होता है। और कैरोटीन जो होता है, और कैरोटीन और कैसीन जो होती है वो दूध में होती है। कैरोटीन और कैसीन प्रोटीन काश में होती है? वो होती है दूध में। 2 टॉपिक क्लियर हो गए हमारे। आइए आगे देखते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को हम देखते हैं। ऐसा तंत्र जो रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा तंत्र जो रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं, यानी इम्यूनोलॉजी हम कहते हैं इसे। इसके पिता कौन कहलाते हैं? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को हम इसके पिता कहलाते हैं। किसके? प्रतिरक्षा तंत्र के कहलाते हैं। आइए आगे देखते हैं। एडवर्ड जेनर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। इन्होंने प्रथम टीका भी बनाया था, जो कि 1796 में बनाया था, चेचक का टीका। और ये ही पहला टीका बना था इंडिया में। यह विषाणु जनित रोग होता है चेचक, यह आपको पता होना चाहिए। हम पढ़ेंगे, हालांकि बीमारियां भी, डिजीज भी हम पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक होगा, क्लास अलग लगेगी उसकी। आइए आगे देखते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र पाए जाते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब जो जब जन्म होता है जब से मिलते हैं, जो कि जन्म से ही होते हैं। एक समान क्रियाविधि करता है ये जो होता है जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र, ये एक समान क्रिया करता है। मतलब कोई भी डिजीज हो जाए, आपको बीमारी है, ऐसा कर सकते हैं जैसे बहुत से डॉक्टर होते हैं ना, झोला छाप,
वो सभी गोली रख देते हैं एक एक, वो सभी बीमारी के लिए एक सी दवाई देते हैं, मतलब एक सा ही काम करता है ये, कोई सी बीमारी हो। इसके एग्जाम्पल हैं त्वचा यानी स्किन, सिलेमा की परत और HCl और प्रतिरक्षी, ये होते हैं इसके एग्जाम्पल। अब हम इनके एग्जाम्पल को विस्तार से देखते हैं। पहला है त्वचा यानी स्किन। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं हम? इसके अध्ययन को कहते हैं हम डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी हम कहते हैं। अच्छा, डर्म का अर्थ ही त्वचा होता है। जहाँ भी कहीं आपको डर्म दिखे उसका मतलब होता है त्वचा, त्वचा से संबंधित होता है ये। इसकी 3 परत होती हैं, त्वचा की जो होती हैं वो 3 परत होती हैं। किसकी? त्वचा की। एक होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इसे हम बाह्य त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा, जो कि सबसे ऊपरी होती है हमारी, जैसे रंग दिखता है, ये होती है सबसे ऊपरी। कौन सी? बाह्य त्वचा। एक दूसरे नंबर पर होती है डर्म। डर्म होती है मध्य त्वचा, ये बाल इसी में उगते हैं, बीच वाली में, नंबर 2 की जो होती है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है। बाल, बाल जो है वो त्वचा की किस लेयर में उपस्थित होते हैं? तो ये किस में होते हैं? डर्म में, यानी मध्य त्वचा में। तीसरी जो होती है हाइपोडर्मिस, ये होती है अंत त्वचा, यानी सबसे लास्ट वाली अंदर, ये सबसे आंतरिक होती है। और ये जो है वो अत्यधिक पेशी होती हैं इसमें। क्या होती है? अत्यधिक पेशी। और ये ऊष्मारोधी होती है। क्या होती है? ये होती है ऊष्मारोधी। क्या होती है? ऊष्मारोधी ये होती है। त्वचा के 3 प्रकार, त्वचा जो है वो 3 प्रकार से रक्षा करती है हमारी। भौतिक रुकावट को रोकती है, रासायनिक रुकावट करती है और जैविक रुकावट करती है। भौतिक मतलब जो कि प्राकृतिक आपदा आती है उससे हमें मतलब संरक्षित करती है, जैसे कि आपके से ऊपर कुछ अटैक हो जाता है, मतलब वो अंदर नहीं जाने देती, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी pH वैल्यू जो होती है वो 1.5 से 2 होती है। यह जीवाणु को मारने का काम करता है। क्या करता है? ये जीवाणु को मारने का काम करता है। इसके बारे में यही जानकारी है। फिर होती है श्लेष्मा मोरियस मेम्ब्रेन। क्या होती है? मोकस मेम्ब्रेन। यह अम्ल के प्रभाव से अमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है। किसे करती है? यह अम्ल के प्रभाव से अमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है। फिर आगे देखते हैं प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी भी उसका पार्ट होता है एग्जाम्पल, यानी इम्यूनोग्लोबिन। क्या होती है? इम्यूनोग्लोबिन। ये ग्लाइकोप्रोटीन की है। ये किसकी बनी होती है? यह ग्लाइकोप्रोटीन की होती है। यह जो है वो 5 प्रकार की होती है। इसकी ट्रिक है, गैम तो आपने सुना ही होगा, गैम से याद रख सकते हैं, बाद में डी और लगा दें, ठीक है, गैम। आइए देखते हैं प्रतिरक्षी जी, यानी इसे एंटीबायोटिक कहते हैं हम। प्रतिरक्षी जी, यह जो है अपरा को भेज सकती है। इसके बारे में ये जानकारी है, ये जो है अपरा को भेज सकती है। अपरा क्या होता है? अपरा जिस जिस नली से बच्चा जुड़ा होता है नहीं माँ के पेट से, उसे हम अपरा नली कहते हैं। ये अपरा को भेज सकती है, यानी अपरा के आर पार जा सकती है, ये समझ गए। और कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो अपरा को भेज सके। अपना जिससे मम्मी से जुड़ा होता है बच्चा, उसे कहते हैं, मैंने बता ही दिया। इसी के माध्यम से बहुत बच्चा को जो है वो भोजन और ऑक्सीजन मिलती है। किसके माध्यम से? अपरा के। प्रतिरक्षी ए देखते हैं हम। ये माता के प्रथम दूध में पाई जाती है। ये आपको याद होता होगा, याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जाम में पूछा गया है कि जो माता का प्रथम दूध होता है उसमें कौन सी एंटीबायोटिक पाई जाती है, तो वो ए होती है, ठीक है ना। क्लास्ट्रम, क्लोस्ट्रम प्रथम पीला गाढ़ा दूध माता का। क्लोस्ट्रम किसे कहते हैं हम? क्लोस्ट्रम कहते हैं प्रथम दूध जो होता है माता का, पीला सा हल्का और गाढ़ा, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर आता है। प्रतिरक्षी ई, ये हमारे शरीर में एलर्जी के दौरान सक्रिय होती है। मतलब एलर्जी जब होती है, ये जब ज़्यादा सक्रिय होती है। यह एलर्जी से युक्त व्यक्तियों में अधिक होती है, यानी एलर्जी जिस व्यक्तियों को होगी वहाँ पर ये ज़्यादा होगी। प्रतिरक्षी एम, यानी एंटीबायोटिक एम, यह दूसरी प्रतिरक्षी को सक्रिय करती है। एम का काम है दूसरी जो एंटीबायोटिक हैं उनको जो है सक्रिय करना। और इसका आणविक भार सबसे अधिक होता है। इसका आणविक भार क्या होता है? सबसे अधिक। हमको इसको हम जो है वो मैक्रोग्लोब्यूलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोग्लोब्यूलिन कहते हैं। इसका नाम थोड़ा अटपटा सा ही है।
प्रतिरक्षी डी, एंटीबायोटिक डी, इसका खुद का कोई कार्य नहीं होता। किसका? एंटीबायोटिक डी का। ये प्रथम प्रतिजीवी यानी जो अभी है ख़त्म हो गया, ये एंटीबायोटिक तो ख़त्म हो गई। अभी इसका हम देखिए, हम आगे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। प्रथम प्रथम जो है वो प्रतिजीवी यानी प्रथम प्रतिजीवी एंटीबायोटिक यानी प्रथम प्रतिजीवी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, जो कि पेनिसिलिन नाम था और 1928 में थी। यही प्रथम थी। इसे इन्होंने एक कवक द्वारा प्राप्त किया था। कवक का नाम जो था वो पेनिसिलियम नोटेटम था। क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम था। इसका नाम भी कवक का उसकी दवाई के आधार पर ही है। ऐसी दवाइयाँ जो जीवाणु के संक्रमण को कम करती हैं, उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। क्लास होती है ख़त्म भाइयों। कमेंट करके ज़रूर बताएं कहाँ पर गलती थी, कहाँ पर नहीं, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।